का मुद्दा है ज्ञान वापी बाकी है, 24 की झांकी है। 22 जनवरी को कलयुग का अयोध्या कांड पूरा हुआ। रामलला अपनी जन्मभूमि पर, जिस पर सबकी आस्था और सबकी श्रद्धा का केंद्र जो रहा है, वहां वो विराज गए। लेकिन इस अयोध्या कांड के बाद अब सियासत का कांड शुरू हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद से भगवा ब्रिगेड की तरफ से नए मोर्चे पर फायरिंग शुरू हो गई है। ताजा बयान आया है भगवा ब्रिगेड की पोस्टर गर्ल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। पहले आप ये सुनिए कि क्या कुछ कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने। ये जो ज्ञान वापी में जिस प्रकार से सबूत मिल रहे हैं, ये सबूत तो हैं ही, सबूत तो एक्चुअली वो जो खंडित होने के हैं वो मिल रहे हैं। देवी देवता हमारे विराजमान थे, मुगलों ने आकर के खंडित किया, यह सबूत मिल रहा है कि उन्होंने उनको दबाया, उनको कुचला, उनको आहत किया और हिंदुओं की आत्माओं को आहत किया है। और यह न्याय इतने वर्षों बाद मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदा वैसे आक्रमणकारियों का साथ दिया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रज्ञा ठाकुर ने, लेकिन उन्होंने पहली बार कोई ऐसी बात तो नहीं कही है। लेकिन साहब, ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग का ही खेल है और ये टाइमिंग बेहद खास है। क्यों है टाइमिंग खास, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए क्यों है टाइमिंग खास। अयोध्या से बनी हिंदुत्व की लहर को एक आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। लोकसभा चुनाव को संवेदनशील मुद्दों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना है। अखंड भारत और मथुरा का मुद्दा, इसको हिंदू अस्मिता से जोड़ना है। अयोध्या से बनी हिंदुत्व की लहर जो है उसको कायम रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, लोकसभा चुनाव भी है, मथुरा काशी भी है और तमाम चीज़ें जो हैं इनको लेकर आगे बढ़ने की एक कोशिश करना है। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों ये चीज़ें बहुत ख़ास हैं। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की हम अगर बात करें, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की तरफ से इस काम के लिए साध्वी जैसे जो चेहरे हैं उनको चुना गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। आप समझिए अभी तो और बड़े चेहरे भी इसमें सामने आएंगे। और बात करें अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उन्होंने भी अखंड भारत का जिक्र छेड़कर पाकिस्तान को परेशान कर दिया है और ये बीजेपी का फॉरवर्ड प्लान का एक इंडिकेशन है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने भी क्या कुछ कहा था। इसमें हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। तो आपने सुना कि ये तमाम चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री के बयान का असर इतना हुआ कि बात पाकिस्तान तक जा पहुंची और उसने ऐतराज भी जताया। इधर कांग्रेस की बात करें तो अयोध्या से शुरू हुई उसकी तथाकथित दुविधा अखंड भारत और मथुरा काशी को लेकर भी नजर आ रही है। हालांकि इन मुद्दों को लेकर वो काउंटर करने की कोशिश तो करता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कोशिश तो वो करती है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी नजर आती है, एक औपचारिकता नजर आती है, इससे बात आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती है। पहले लेकिन ये भी सुन लीजिए कि जो धर्म प्रकोष्ठ प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं ऋचा गोस्वामी, वो क्या कहती हैं। काशी मथुरा में बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहाँ ऑलरेडी लाखों मंदिर बने हुए हैं। आप एक मंदिर और बनाएंगे, यदि सबूत मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए। अभी भगवान रामलला की स्थापना से पूरा देश हर्षित है, हम भी हर्षित हैं, परंतु जो 21 मंदिर और लगभग आंकड़ों में आई हैं कि 12 मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म स्थान जो पहले से स्थापित है उनको तोड़ करके यदि आप एक सुपर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो देखा आपने, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जहां देश ने
सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर एक करवट ली है, एक जागरण भी, अवैकनिंग भी इसको कहा जा रहा है। तो वहीं सियासत की भी ये एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जागरण काल है जो उसे तो बहुत उत्साहित कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को और तमाम दूसरे उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को बेचैन कर रहा है। देख लीजिए बंसल न्यूज़ के सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है 24 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की टाइमिंग के क्या मायने हैं? बेहद अहम सवाल। दूसरा सवाल है फायर ब्रांड नेताओं के बयान माहौल बनाए रखने के लिए हैं? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, अयोध्या के बाद काशी मथुरा पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? तो ये 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों के जवाब निश्चित तौर पर ढूंढने होंगे अगर हम बात करें कांग्रेस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही हमारा आज का मुद्दा है। चलिए मिल लीजिए उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता और स्पोक्स पर्सन गुंजन चौकसे हैं। बहुत स्वागत करता हूं गुंजन जी आपका। हमारे साथ हैं अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत करता हूं बरोलिया साहब। और बंसल न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, और वो हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट के तौर पर साथ रहेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ये समझाइए हमको ज़रा कि ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लंबे समय बाद पूरे विधानसभा चुनाव में ऐसा लगा कि वो चुनाव के परिदृश्य में उन्हें कहा गया है कि आप थोड़ा सा अपने को अलग रखिए, या जो भी कारण हो, हम ये नहीं कहते कि उनसे कहा ही गया होगा, लेकिन ऐसा माना गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब जब ये सारे विषय आए हैं और एक दिन पहले ही जब हम ये बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है एएसआई का। किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र जी आप? जी देखिए, ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं 22 तारीख में जरूर जाना चाहूँगा जब नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि राम समाधान है, विवाद नहीं, और ये क्षण विजय का नहीं विनय का है। तो इससे एक संकेत भविष्य की राजनीति की तरफ उन्होंने दिया था। अब रही बात साध्वी प्रज्ञा के बयान की या अखंड भारत और काशी मथुरा की बात हो, इस दिशा में बयानबाजी हो रही है, तो मुझे लगता नहीं कि ये पार्टी लाइन पर ये बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, इनको अलाउ जरूर किया जा रहा है कि एक टेस्ट के रूप में अगर इस तरह के बयान जाते हैं समाज में या पॉलिटिकल उसमें, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो बीजेपी एक चतुर पार्टी है और निश्चित रूप से ये एक प्रयोग के तौर पर ये बयान और 24 तक ये माहौल लेकिन अहम सवाल ये है, बीजेपी चतुर पार्टी है तो क्या 135-40 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को मुद्दों की समझ नहीं है, या वो किसी आइडियोलॉजिकल डायलेमा में है, किसी वैचारिक द्वंद्व में उलझी हुई है कि मैं इसको लेकर क्या रुख अख्तियार करूं, क्या मुझे इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या उसकी चतुराई को कहीं कोई बात करें हम कि क्या कोई पैरालिसिस हुआ है क्या? क्यों ये बात होती है कि बीजेपी बड़ा अहेड चल रही है, आगे चल रही है, कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आ रहा? मैं इससे सहमत नहीं होता हूं। जी बिल्कुल, कांग्रेस का मर्जी है ये शरद जी कि इस तरह की बातों के लिए का जवाब कैसे दिया जाए सार्वजनिक मंचों पर, इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी होती नहीं है और ये बीजेपी इसका फायदा उठाती है। अगर कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस में दुविधा है तो बीजेपी उस दुविधा को बढ़ाने की कोशिश करती है और वो खुलकर सामने आती है और उसका नुकसान कांग्रेस को हमेशा उठाना पड़ता है। और ये मुद्दे भी मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक तो देखिए घोषणा पत्र में बीजेपी के कभी भी काशी मथुरा का उल्लेख नहीं है और ना ही आरएसएस ने इस विवाद में ज़्यादा हवा दी है। इवन मोहन भागवत कह चुके हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है ज्ञानवापी के मामले को सार्वजनिक मंच पे ले जाना या वहाँ मंदिर बनाने की बात करना। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो यही लगता है कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश बस है। देखिए, आप राम जन्मभूमि का मसला भी सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ है। उसके पीछे जो भी उससे जुड़े हुए संगठन रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्ववादी सोच के हों या फिर बाबरी मस्जिद की सोच को लेकर जो जुड़े रहे हों, ये लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आप तय करिए, समाज को तय करना चाहिए। तो ये मसले अब समाज की तरफ से ही अगर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से इंटरवेंशन की मांग की जाएगी तो ये चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी। आप कह सकते हैं बीजेपी ने नहीं किया। अभिनव जी, जो बात हम कर रहे थे माफ़ी चाहूँगा, सर्दी ने बड़ा परेशान किया है, जिस तरह से शायद ये मुद्दा कांग्रेस को परेशान कर रहा है। मुझे समझाइए ज़रा कि 135-40 साल पुरानी पार्टी को क्या मुश्किल है सर ये समझने में
क्या कहाँ अटकती है गाड़ी आपकी? भजन किए जा सकते थे, राहुल जी असम के किसी राम मंदिर में बैठ सकते थे, रास्ते में कहीं बैठ सकते थे। राजनीति का कई बार जो एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड होता है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी शरद जी, सबसे पहले तो आपके बंसल न्यूज़ के सारे टीम को, आपको और बंसल न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ये कहूँगा कि राहुल जी को तो मंदिर में ही जाने नहीं दिया था, पता होगा आपको, हेमंत बिस्वा वाला कांड, जिस दिन वो जाना चाहते थे राम मंदिर वाले दिन। खैर, भारत जो एक देश है हमारा, वो एक अहिंसा प्रधान देश है, गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाला देश है। आज़ादी किस तरीके से हमें मिली है पूरा देश जानता है कि किस तरीके से हमें अहिंसावादी तरीके से लड़ाई लड़ी और हम जीते अंग्रेज़ों से। तो हम जिस सोच पे चल रहे हैं, क्या उस सोच पे भाजपा चल रही है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गोड से जिंदाबाद के नारे लगाने वाली एक भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह अगर के बयान पे हम अगर आज डिबेट कर रहे हैं कि वो ऐसा बोल रही हैं, तो ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं सारी बातें। राम मंदिर का मुद्दा भी हो, चाहे मस्जिद का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि मस्जिद बनाना है वहाँ पर तो मस्जिद भी बनेगी, मंदिर बनाना है तो मंदिर भी बनेंगे। ये सारी बातें कोर्ट के माध्यम से होती है। वाराणसी में मंदिर टूटे नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, तब भी ये कोर्ट के आदेश पे ही हुए कि हाँ कॉरिडोर बनना है तो ये टूटेगा। तो ये सारी बातें जो होती है कोर्ट के अधीन होती हैं। आज भी ज्ञानवापी की देखिए आप, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी सारी बातें रखी सामने। तो इन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी मुझे इसलिए ले जाती है कि ये भावना प्रधान देश भी है, अहिंसा प्रधान के साथ भावनात्मक देश भी है। आपको क्यों परहेज है इससे? नहीं, मैं कहाँ परहेज नहीं कर रहा सर, किसी को परहेज नहीं। कांग्रेस पार्टी में हम बैठे थे, रघुपति राघव राजा राम मंदिर जाने के लिए राहुल जी लड़ रहे थे, लेकिन उसका दिखावा नहीं किया, ढोंग नहीं किया किसी ने कभी भी। नर्मदा परिक्रमा करी दिग्विजय सिंह जी ने, सुबह से रात तक चले, कभी ढोंग नहीं किया। मंदिर की बात राजीव गांधी जी ने करी, ताले खोले उस समय की बातें हैं, कभी वो ढोंग नहीं किया। लेकिन राजनीति को, अपनी राजनीति को, बात को ऐसे रखता हूं कि आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं कहता जनता जनार्दन क्षमा करे, लेकिन अगर जनता को ये पसंद है कि थोड़ा सा इस तरह का एटीट्यूड चाहिए, लेकिन फिर भी आप अड़े रहेंगे कि नहीं ये एटीट्यूड नहीं चलेगा? नहीं, मैं किसी जनता जो चाह रही है, देखिए आज भी जनता जो है, मध्य प्रदेश में ले लें, हारे हम, पूरे देश में चुनाव हुए तो 3 राज्यों में बीजेपी जीती, 3 राज्यों में कांग्रेस जीती। आप इसको चाहे दक्षिण में या उत्तर उसमें अब चुन लें, लेकिन यहां पर भी 40% वोट हमें मिले। तो जनता कहीं ना कहीं देखिए किसी एक दल के साथ नहीं है। हाँ, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, मंदिर के मामले में ले लें या किसी भी चीज में ले लें, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो इवेंट वाली राजनीति में बीजेपी ज्यादा विश्वास करती है। तो वो चल रही है उनकी राजनीति, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। आपका दावा मैं सही मानूं, हम नहीं कर तो पा रहे हैं, कामयाब भी होती है बीजेपी। इवेंट की राजनीति करती ही नहीं, अगर आप में ये आपके शब्द हैं तो कामयाब भी होती है। बहरहाल यही इसी दुविधा को हम समझना चाहते हैं। मैं फिर शैलेंद्र जी की तरफ चलूंगा, पहले गुंजन जी से बात कर लेता हूं। गुंजन जी, अब फिर ये मसले हैं और ये मसले ये भी कह रहे हैं कि ये आगे उभर सकते हैं, चाहे काशी का हो चाहे मथुरा का मसला हो, क्योंकि हिंदुत्व की एक ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम धर्माचार्य और वो चेहरे जो कभी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, वो इसकी बहुत ताकत से इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। शरद जी, जो मसला है ये भारतवासियों का मसला है, ये राजनीतिक मसला नहीं है जी। मैं पहले याद दिला दूं, उस 22 जनवरी की तारीख को वो ऐतिहासिक क्षण पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जब उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो आपके और हम सबके आंखों में आंसू थे, ये हर्ष और उल्लास के आंसू थे। एक छोटे से 1 माह की बच्ची के चेहरे पे भी मुस्कुराहट की तस्वीरें हमने देखी थी। ये क्या है? ये सनातन की जीत है, ये भारत की जीत है, ये हम भारतवासियों की जीत है। इसे कांग्रेस को इसे इवेंट का नाम क्यों दिया? जिस चीज से जनता में इतना हर्ष और उल्लास था, उसे ये इवेंट का नाम देते हैं। इनका कहना है कि हमें क्या दिक्कत है। अगर इन्हें दिक्कत नहीं थी तो इन्होंने बहिष्कार क्यों किया? सिर्फ कांग्रेस ने उस इतने ऐतिहासिक पल का बहिष्कार क्यों किया? उसी तरह ये तो आज फिर हम सबको एक हर्ष और उल्लास होना चाहिए कि जिस तरह अयोध्या में राम की वापसी हुई है, उसी तरह बनारस में भी हमारे शिवशंकर की वापसी हुई। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ जनता के मन की बात को आगे बढ़ाना है, जनता के हित की चीजों को आगे बढ़ाना है। आज जिस तरह राम जन्मभूमि का उल्लास, अयोध्या का उल्लास पूरी दुनिया में हुआ है, उसी तरह बनारस में भी उसको वापस लाएंगे। और आप तो बहुत इंडोर्स कर रही हैं इसको बिल्कुल कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे
जनता के मुद्दे हैं शरद जी, राजनीति के मुद्दे नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, ये जनहित के मुद्दे हैं, ये जनता से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े मुद्दे हैं। सनातन विरोधी पार्टी इसको नहीं समझ सकती। अभिनव जी, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोका था। अभिनव जी, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाली पार्टी इसे नहीं समझ सकती। जो सनातन के साथ खड़ी है, जो जनता के साथ खड़ी, जो अखंड भारत की बात करती है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो इसे मुद्दा सामाजिक समझती है। और मैं फिर अपनी बात कहना चाहूंगी, बनारस की अगर हम बात करें, अगर हम मस्जिद की बात करें, तो अगर हम विकिपीडिया पे डालेंगे ना शरद जी, मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी कि अगर मैं ज्ञानवापी शब्द विकिपीडिया पे डालूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये एक विकिपीडिया गूगल का पेज है, ये कहता है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित है। ये विवादित मस्जिद है। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। इसे मुगलों ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया था, ये विकिपीडिया कहता है। अगर यही बात आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहता है, तो यही बात कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है? सनातन को आगे बढ़ते देख कांग्रेस को तकलीफ क्या है? श्री राम के नाम पे कांग्रेस को तकलीफ क्या है? अब भोले के नाम पे कांग्रेस को तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है अभिनव जी? यही तो हम पूछ रहे हैं। यही मैं बताना चाहूंगा, आपको डिस्क्राइब करता हूं सर, कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से ये देश चलता है। हम भारत के लोग, जिसमें सारे धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम किसी भी धर्म की बुराई अच्छाई नहीं करते, सारे धर्म को हम मान के चलते हैं। हम किसी एक विशेष धर्म के लिए बात कभी नहीं सोचते। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, प्लीज गुंजन जी, आपके बीच में नहीं बोला था। आप सिर्फ जनता को भावनाओं से खेलना चाहती हैं। आप गुंजन जी प्लीज, मुझे शरद जी ने रोका, मैं रुक गया। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि हम किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहते, कोई भी धर्म हो। ये देश जो है, ये देश भारत देश, आज देखिए चारों तरफ हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है, चारों तरफ हमारे दुश्मन बन चुके हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया है कि कहीं पर भी हमारी दोस्ती ही नहीं बची है। एक आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए एक हिंदू धर्म, नहीं ये तो बड़ा दर्द झलक रहा है सर। हिंदू धर्म नहीं, इसमें सिर्फ तो बहुत सत्ता में बने रहने के लिए, जनता ने जवाब दिया है, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। कांग्रेस को ये देखिए, आप ये बोलते हैं कांग्रेस को खत्म कर दिया। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से लगातार जनता जुड़ती जा रही है, भारत जोड़ो में भी जुड़ती चली गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि जनता हमसे जुड़ी रहे, धर्म के नाम पर। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करे, कोई महंगाई की बात नहीं करे, कोई नौकरी की बात नहीं करे, इन सारी बातों से भटकाने के लिए सिर्फ धर्म की राजनीति करना है। और गोड़ से जिंदाबाद करने वाले लोगों के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी साफ दिख रहा है। शैलेंद्र जी, सबसे अहम मुद्दा ये है कि दर्द भी है, पीड़ा भी है कांग्रेस के मन में। जाहिर तौर पर वो कहीं तो रुकती है, कहीं तो जाते जाते ठहर जाती है और कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। और बीजेपी ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली। मसले आगे भी आएंगे ज्ञानवापी के। अब कांग्रेस की दुविधा क्या और गहरी होती जाएगी, क्योंकि रामलला का मसला एक अलग तरह का मसला था, लेकिन ज्ञानवापी और मथुरा के मसले भी जब उठेंगे और कांग्रेस अगर इसी तरह स्टैंड अपना चुप्पी का या 2 कदम आगे 2 कदम पीछे का रखती तो बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल, ये दुविधा तो कांग्रेस, देखिए ये आइडियोलॉजी का भी मैटर है कि आपकी विचारधारा पार्टी की क्या है। इन मुद्दों पर शरद जी, ये नेहरू जी और गांधी जी के समय से ही कांग्रेस दुविधा में रही है। गांधी जी हमेशा मानते रहे कि एक आस्था के साथ हमको चलना चाहिए, लेकिन नेहरू जी का विचार अलग था। तो वो जो एक दो धारा कांग्रेस में चली हमेशा, और उसके बाद आप 84 या 85 के बाद से देखिए, राजीव गांधी के बाद से, तो एक ये धड़ा ज़्यादा मजबूत हुआ कि धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए या उसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि धर्म से थोड़ा सा उन्होंने अपनी दूरी बनाई धार्मिक मुद्दों से। तो ये कांग्रेस की दुविधा, और उसको एक बार फिर से सोचना होगा कि इन मुद्दों पर क्या स्टैंड लिया जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि इतनी गहराई से सोचने समझने, शायद उन नेताओं की एक कमी ऊपर स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर ये एक कमी जरूर मुझे समझ में आती है। तो एक धारा तो उससे बनानी होगी, उसको स्टैंड अपने क्लियर रखने होंगे, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे दूसरे इस तरह के मसले हो। जी, और हरिवंश राय बच्चन नामचीन हिंदी के सुप्रतिष्ठित कवि अपनी एक कविता में कहते हैं कि पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से। यहाँ पाप और पुण्य में मत उलझिए, आप समझिए इस बात को कि जीवन में अगर आप कुछ भी करते हैं जिसको रिलेटिवली जिस भी नज़रिए से देखा जाए वो आपकी टोटैलिटी में होना चाहिए। ये दुविधा कांग्रेस की है कि जिन मुद्दों को लेकर कभी उसका स्टैंड बहुत भिन्न रहा है,
अब उन मुद्दों को लेकर वो भजन कीर्तन करने भी उतर आती है, वो सुंदरकांड के पाठ भी करती है, लेकिन करते समय वो दिल नहीं शामिल होता उस तरह से कि पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से, इससे निकलना होगा। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक किनारे खड़े रहना पड़ेगा, निर्णय लेकर किनारे खड़े हो जाइए, जो भी निर्णय आपका है। लेकिन अगर आपकी दुविधा जनता की समझ में आती रही तो न माया मिली न राम। बहुत शुक्रिया करूंगा गुंजन जी, बहुत धन्यवाद अभिनव बरोलिया जी, बहुत धन्यवाद शैलेन जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।